हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। तो आज मैं आपको क्लास 10th के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में आज मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। प्रीवियस ईयर में जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उसका आज सारे क्वेश्चंस का हर एक क्वेश्चंस का एक एक करके मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। आप उन सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करें, क्योंकि अभी तक में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं देखा हूं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, 2 या 3 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उसे सॉल्व कर लेते हो तो आपको पेपर में 60 से 50% क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही अधिक होती है। तो इसलिए आप लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि वो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको उसी के थ्योरी के अपॉन जो होगा बेसिस होंगे, उसी के बेसिस पे होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वह देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर and bx plus ay equal to 0, then the value of x plus y is। यानी अभी जो आपको सेक्शन ए पार्ट हम बताने जा रहे हैं वो सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक आंसर को चूज करना है, जिसमें कि 18 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे और 2 क्वेश्चंस जो होंगे आपको असर्शन रीजन से रिलेटेड होंगे, 19 और 20। तो उसे भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन, उसमें से आपको चूज करना है आंसर को। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है उसे हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह दिया हुआ है, अगर इफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है वह है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नंबर, अगर आपको कभी भी x प्लस वाई या x माइनस वाई का क्वेश्चन आपको इक्वेशन से रिलेटेड पूछे तो आप एक काम करना, अगर आपको प्लस कह रहा है, x प्लस वाई कह रहा है, लगभग मैं बता रहा हूं आपको, जो ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक को आप अपनाइए, उससे क्वेश्चन आपका गलत होने की चांसेस बहुत ही कम होंगे और तुरंत शॉर्ट जो है टाइम में आप उसे सॉल्व कर सकते हो। पहला, अगर आपको x प्लस वाई का वैल्यू निकालने बोलता हो तो आप उस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को ऐड करना। अगर आपको x माइनस वाई का वैल्यू निकालने के लिए कभी भी बोलता हो तो आप उस दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना। तो उस तरह से अगर आप करते हो तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं दोस्तों, क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एडिंग करते हैं। तो एडिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो हमारा है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और यहाँ पर हमारा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू हमारा 0 है। तो चलिए दोनों को एडिंग करते हैं। एडिंग कीजिएगा तो देखिए ये होगा हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स, और यहाँ पर जो हमारा होगा, यहाँ पर देखिए इसको एडिंग कीजिएगा तो ये भी होगा हमारा बी वाई प्लस ए वाई इक्वल टू, इसको एडिंग कीजिएगा तो ये हमारा 0 में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये 0 ही होगा। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों में x है कॉमन, x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा a प्लस बी कॉमन, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में बी वाई प्लस ए वाई है, इस दोनों में y है, y को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी हमारा बच जाएगा a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पर हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखना ये दोनों सेम है तो इस दोनों को एक साथ कर लेंगे तो ये होगा आपको x प्लस वाई, फैक्टराइज का जो रूल कहता है ये दोनों एक साथ होंगे और ये दोनों एक साथ होंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी जो है हमारा एक साथ होगा, और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा इधर भी ए प्लस बी है, इधर भी ए प्लस बी है, दोनों उधर, ये उधर जाएगा, कैंसिल होगा। तो इस तरह से हमारा जो होगा x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वह होगी हमारा a माइनस बी, यानी a माइनस बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपको जो है, इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया है 3 ऑप्शन, उसमें से
सी जो होगा ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 65 एंड 104, यानी HCF ऑफ टू नंबर 65 एंड 104 इज 13। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारा जो दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर हमारा जो गिवन है वो लिख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट नंबर जो हमारा दिया हुआ है वह है 65 और सेकेंड जो नंबर हमारा दिया हुआ है वह है 100। सेकेंड नंबर जो हमारा दिया हुआ है वह दिया हुआ है 104। ठीक है, और इसकी जो हमें एलसीएम यहां पर देखिए कह रहा है, इसकी जो HCF है वह हमारा HCF है 13। HCF हमें दिया हुआ है 13 एंड इफ LCM ऑफ 65 एंड 104 इज 14x, यानी LCM जो इसका दिया हुआ है वह हमें दिया हुआ है 40x दिया हुआ है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी यहां पर जो हमारा x है उसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों, अब आप जानते हो हमने सारा चीज नोट कर लिया। फर्स्ट नंबर 65 है, सेकंड नंबर 104 है, HCF हमारा 13 है, LCM हमारा 40x है। तो हमें कहता है इसमें x की वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला में, फॉर्मूला से हम जानते हैं, देखिए सेकंड का यहाँ हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आप जानते हो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। शॉर्ट में मैं आपको दोस्तों लिख रहा हूं, चलो यहाँ पे फुल लिख देता हूं। यानी यहाँ पर जो होगा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। तो चलिए इसका यूज करते हैं। अब आपको देखिए HCF जो है हमें दिया हुआ है 13 और LCM जो है हमें क्या है 40x है, तो 40x रख देंगे। फर्स्ट नंबर देखिए हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा 65 है और सेकेंड नंबर जो है हमारा दिया हुआ है वो क्वेश्चन में 104 है। ठीक है, ये सेकंड का सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखिए, अब हमें चूंकि x की वैल्यू निकालना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 65 मल्टीप्लाई 104 अपॉन यह हो जाएगा 13 इंटू 40। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो देखो 35 जा 65 होता है, फिर ये 5 से 48 टाइम्स में कट जाएगा, फिर 8 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 34। तो यानी x की जो वैल्यू आ गई वह आ गई 13। तो यानी इसका जो आंसर होगा हमारा, x की जो वैल्यू होगी वह होगी हमारी, x की वैल्यू जो होगी वह जाएगी 13। तो सेकंड का यानी इसमें जो ऑप्शन होगा वह बी हो जाएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है इफ ए पॉलिनोमियल px इज गिवन बाय px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी px यानी यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वह px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। देन द वैल्यू ऑफ हमें कह रहा है p1 प्लस P4, यानी हमें P1 और P4 की वैल्यू को फाइंड करना है, ये क्या होगा। तो यह क्वेश्चन आप लोगों ने दोस्तों 9th में पढ़ा होगा, 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व किए होंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए पहले हमें जो px है वह क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी पहले हमें है P1। तो यानी P1 का मतलब यह हुआ कि जहां जहां पर हमारा x है वहां पर हमें रखना है 1। तो यहाँ पर चलिए 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पर 1 रखेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 1, 5 इंटू 1 5 होगा प्लस 6। तो अब देखिए 6 प्लस 1 7, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं दूसरी वैल्यू P4, यानी यह जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है वहां पर हम रख देंगे 4, यानी एक्स स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर, 5x है तो 5 इंटू 4 प्लस 6। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 4 का स्क्वायर क्या होगा आपको 16 हो जाएगा, 5 4 जा कितना होगा 20 होगा प्लस 6 होगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो यानी इस तरह से हमें जो वैल्यू निकालना है वो है P1 प्लस P4। तो आपने P1 का जो वैल्यू निकाला है वो है 2, P4 का जो वैल्यू निकाला वो भी है 2। तो 2 2 कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। तो दोस्तों आप जो है साथ के साथ इन सारे क्वेश्चंस को क्या करें, आप स्क्रीनशॉट लेते जाए या कॉपी पेन रखे उसे के साथ नोट करते जाए।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करने कराता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। If the discriminant of the quadratic equation 3x square minus 2x plus c equal to 0 is 16, यानी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी इक्वल टू 0, और इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट दी हुई है वह 16 दी हुई है। कहता है देन द वैल्यू ऑफ सी, तो वैल्यू ऑफ सी निकालना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू कैसे निकालोगे। सबसे पहले राइट डाउन कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो कहलाता है ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है यानी एक्स के साथ जो उसका कोफिशिएंट होता है वो कहलाता है बी, और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो कहलाता है सी। तो कांस्टेंट टर्म हमारा सी दिया हुआ है और इसी सी की वैल्यू निकालना है। और डिस्क्रिमिनेंट, देखिए डिस्क्रिमिनेंट आपको जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 16। डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करेंगे डी से। डिस्क्रिमिनेंट जो है दिया हुआ है हमारा 16 दिया हुआ है। तो अब आप जानिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा 16 दिया है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जानते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े होंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी इक्वल टू, यानी डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट हुआ, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारा दिया हुआ है 16। अब सारे वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं। बी हमारा देखिए क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर, फिर देखिए 4 इंटू ए हमारा कितना दिया हुआ है 3, और यहाँ पर देखिए सी हमारा सी ही है, और ये हमारा है 16। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस इसे सॉल्व कीजिएगा 4 3 जा 12, सी हो गया इक्वल टू 16 होगा। अब ऐसा करेंगे दोस्तों, ये 4 उधर जाएगा, वो 4 को उधर ले जाइएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस ये उधर जाके हो जाएगा 4। ये देखिए 4 उधर चला जाएगा तो 16 माइनस 4 होगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, ये हो गया -12c इक्वल टू 16 में 4 जाएगा 12। तो देयरफॉर यहाँ पर c इक्वल टू क्या होगा 12 अपॉन -12। इसे आप सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी हमारा -1। तो -1 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें कि आपको डी इक्वल टू का रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट 16 दिया हुआ है। तो सी की वैल्यू क्या होगा, तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 16 हमारा दिया हुआ है। तो अब देखिए बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर है बी क्या है -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है हमारा 3, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म हमारा सी दिया हुआ है। इसे सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 है, यहाँ देखिए 4 3 जा कितना हो गया 12 माइनस सी, ये इक्वल टू 16। यह जो है 4 को उधर कर लेते हैं, ये प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, इधर बच गया -12c इक्वल टू ये 12। तो c इक्वल टू 12 अपॉन -12 इक्वल टू हो गया -1। तो इस तरह से हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है वह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल of 90 degree at the center of a circle, then the ratio of its length to the circumference of the circle, circumference to the circle। तो देखिए कहता है कि एक आर्क सबटेंड एन एंगल जो है सेंटर ऑफ सर्कल पे बना रहा है वो 90 डिग्री। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और सर्कल पर जो ये हमारा आर्क है वह बना रहा है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। मान लीजिए यह हमारा 90 डिग्री है, और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r है। तो चलिए ये जो है, अब क्या कहता है कि ये आर्क जो है 90 डिग्री का एंगल अगर फॉर्म करता है सेंटर पर, ये सेंटर है, इस पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसके द्वारा जो लेंथ है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो पहले नंबर आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि लेंथ ऑफ द आर्क का जो फॉर्मूला होता है वह होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो चलिए पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ हमारा क्या होगा, तो यहाँ लेंथ को हम एल से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थीटा हमारा है 90, थीटा जो है, थीटा मतलब एंगल, एंगल हमारा फॉर्म क्या है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई को पाई ही रहने दीजिए, और यहाँ पर आर हमें मालूम नहीं है तो आर को आर ही रहने देते हैं। चलिए इसे आप जब सॉल्व करिएगा 94 जा हो गया कितना 360 हो गया, और इससे कट कर लेंगे तो यह हमारा हो गया
π/2r हो गया। ठीक है, अब चलिए हमें जो रेशियो बोला है वह बोला है लेंथ अपॉन सरकमफ्रेंस। तो अब आप देखिए दोस्तों, तो लेंथ अपॉन सरकमफ्रेंस निकालते हैं सर्कल का। ये हो गया L फॉर लेंथ, C फॉर सरकमफ्रेंस। तो लेंथ आपने निकाला है क्या, π/2r, और ये जो हमारा π/2r हो गया दोस्तों, देखिए हमारा जो लेंथ आपने निकाला है वो हो गया π/2r, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है वह होता है 2πr होता है। तो अब चलिए इसे सॉल्व करिएगा, तो ये 2 क्या होगा, आपको नीचे आ जाएगा, r ऊपर में पहले से है, और ये 2πr है। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये r से r कैंसल, ये पाई से पाई कैंसल, यानी यहाँ पर हो गया 1/4, यानी यह जो हमारा रेशियो होगा वह होगा 1/4, यानी 1/4 इसका आंसर होगा, जो कि सही होगा। तो इसमें ऑप्शन जो होंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो आप क्या कीजिए, इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 नंबर बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज, क्या मतलब कहता है कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, आपको क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6, पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि देखना है कि अगर कोई सेक्टर है और उसकी जो एरिया है उसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है और एरिया जो है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कहता है कि एंगल क्या फॉर्म करेगा। तो सबसे पहला नंबर आपको जानना होगा कि एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ सेक्टर जो है वह दिया हुआ है 60 पाई, एरिया ऑफ द सेक्टर जो है 60 पाई दिया है, और रेडियस जो दिया हुआ है वह हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो चलिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हम अगर रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पाई है यहाँ पर भी पाई है, पाई की वैल्यू हमें रखना नहीं है क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और r जो है हमारा है 12 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो अब देखिए जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, चूंकि हमें थीटा की वैल्यू निकालना है, सेंट्रल एंगल का मतलब यह हो गया हमें थीटा की वैल्यू निकालना है। तो अब चलिए इसे सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ 60 पाई है और यहाँ पर देखिए जो डिवाइड में यहाँ पर जो नीचे है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा ऊपर में है वो आ जाएगा यहाँ पर नीचे में। तो ये होगा पाई इंटू 12 इक्वल टू, इधर बच गया थीटा। फिर से देखिए हमने क्या किया, ये जो नीचे वाला है यहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर वाला सारे टर्म इधर आ जाएंगे। तो अब देखिए पाई से पाई कैंसल हो गया आपको। अब देखिए 12 5 जा कितना होता है 60 होता है। फिर 12 के टेबल में देखिए ये 360 कितने बार में आ जाएंगे 30 बार में आ जाएंगे। तो 35 जा कितना हो गया आपको 150 डिग्री हो गया। तो यानी थीटा की जो वैल्यू होगी वह हमारी हो गई 150 डिग्री। तो यानी 150 डिग्री इज द राइट आंसर, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, if the difference of mod and median of a data is 24। देखिए mod एंड मीडियन, यानी mod जो हमारा है और मीडियन जो है, mod और मीडियन दोनों का जो डिफरेंस है वह हमें दिया हुआ है 24। ठीक है, अब जो हमें पूछ रहा है कहता है देन द डिफरेंस ऑफ इट्स मीडियन एंड मीन, यानी अब जो आपको बताना है मीडियन और मीन का डिफरेंस बताना है। यानी हमें जो बताना है मीडियन और मीन का जो डिफरेंस होगा वह हमारा क्या होगा। देखिए आप लॉजिकल को, किसी भी क्वेश्चंस को, आप कोई भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड में दिया जाता है तो वो थोड़ा सा लॉजिकल होता है, यानी उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उस क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी होगा। तो चलिए आसानी से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हमें मॉड माइनस मीडियन दिया हुआ है, मॉड माइनस मीडियन 24 है। ठीक है, और हमें पूछ रहा है मीडियन में से मीन को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला जो था आपने क्या पढ़ा था कि मॉड इक्वल, आपने पढ़ा होगा
कि मॉड इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। वी नो, आपने स्टैटिक्स चैप्टर में जब आप पढ़े होंगे तो इसमें इंपेरिकल जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए मॉड को मॉड ही रहने दीजिए। अब बताइए क्या यह 3 मीडियन है? अगर 3 मीडियन को क्या 3 मीडियन में से अगर एक मीडियन इधर ले आए तो इधर 2 मीडियन बच जाएगा। अब बताइए 3 मीडियन, अगर 3 मीडियन है, एक मिनट, अगर 3 मीडियन है तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 2 मीडियन प्लस 1 मीडियन लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं, यानी अगर हम इसे लिख दें तो कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला है। यानी अगर हम 3 मीडियन को 2 मीडियन प्लस 1 मीडियन लिख दे तो यह 3 मीडियन होगा। अब आपके माइंड में यह आता होगा कि आपने इस चीज को ऐसा क्यों लिखा सर? तो मैं आपको रीजन बताता हूं। हमें जो निकालना है वह निकालना है मीडियन माइनस मीन। यानी हमें दिया हुआ जो है वह मॉड माइनस मीडियन हमें 24 दिया है। तो अगर इस मीडियन को हम इधर कर देंगे तो उसकी वैल्यू हमें पुट कर देंगे। तब देखिए यहाँ पर अगर हम इस अगर इस मीडियन को इधर ले आएंगे तो ये होगा मॉड माइनस मीडियन होगा। तो इधर बच गया आपको क्या, 2 मीडियन माइनस 2 मीन। अब चलिए इसे आप सॉल्व करते हो। तो सॉल्व करते हो, देखिए इसकी जो वैल्यू है हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है मॉड माइनस मीडियन इक्वल टू 24। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 24। अब देखिए यहाँ भी 2 मीडियन, यहाँ भी 2 मीन। तो ऐसा करेंगे 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा मीडियन माइनस मीन 2 को आपने कॉमन ले लिया। और हमें देखिए यही वैल्यू हमें निकालना है क्या, मीडियन माइनस मीन। तो मीडियन माइनस मीन हमारा फाइंड करना है। ऐसा करते इस 2 को इधर ले आएंगे, इस 2 को इधर ले आएगा तो 24 डिवाइड 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच गया आपको क्या, मीडियन माइनस मीन। तो मीडियन माइनस मीन निकालना था, इसको डिवाइड कर लिए तो ये हमारा हो गया दोस्तों 12 यानी ये जो होगा मीडियन माइनस मीन, जिसका डिफरेंस हमें निकालना था, यही हमारा आंसर हो गया। तो यह हमारा राइट आंसर हो गया। तो आप इसे क्या कहेंगे, तो यानी आपको जो है मीडियन माइनस मीन का जो वैल्यू निकालना था, तो मीडियन माइनस मीन जो हो गया वह हमारा 12 हो गया। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए ये 7 नंबर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों देखिए हमारा क्या कहता है, उसे हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2 डाइस आर टॉस्ड simultaneously the probability of getting odd numbers on the both the dice is। यानी अगर दो डाइस को हम टॉस करते हैं तो ऑड नंबर्स दोनों डाइस पर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहला नंबर आप दोस्तों ये जानिए कि अगर 2 डाइस को अगर पहला नंबर हमें यह याद रखना होगा कि 2 डाइस को अगर हम टॉस करते हैं तो क्या क्या आएंगे केस। 2 डाइस को अगर आप टॉस करिएगा तो क्या क्या केस आएंगे, पहले उस केस को हम नोट कर लेते हैं। पहला नंबर आप देखिए 2 डाइस है, 2 डाइस को आप टॉस करेंगे तो हो सकता है कि पहले डाइस पर जो होगा, पहले नंबर देखिए आप क्या कीजिए 1 से स्टार्ट कीजिए। तो पहले डाइस पर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यानी पहले डाइस पर आएंगे 1 1, फिर क्या आएंगे 1 2, फिर क्या आएंगे आपको दोस्तों, फिर आएंगे 1 3, इस तरह से फिर आएंगे 1 4, फिर क्या आएंगे आपको 1 5, और फिर क्या आएंगे आपको 1 6। इस तरह से मतलब आएंगे। पहले अगर हम दो डाइस को अगर टॉस करते हैं तो हो सकता है पहले पर 1 1 आए, फिर 1 2 आए, 1 3 आए, 1 4 आए, 1 5 आए, 1 6 आए। उसी तरह आप कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 2 1, फिर यहाँ पर आएगा 2 2, फिर क्या आएगा आपको 2 3 आएंगे, फिर आपको 2 4 आएंगे, फिर 2 5 आएंगे, फिर 2 6 आएंगे। इस तरह से आने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। फिर उसी तरह आएंगे 3 1 आएंगे, फिर आपको 3 2 आएंगे, इसी तरह 3 3 आएंगे, इस तरह से आपको 3 4 आएंगे, फिर आएंगे आपको 3 5 आएंगे, फिर आपको लास्टली 3 6 आएंगे। यानी इस तरह से फिर आएंगे 4 1, फिर आएंगे 4 2, फिर आपको आएंगे 4 3, फिर आएंगे आपको 4 4, फिर आएंगे 4 5, फिर आएंगे आपको 4 6 आएंगे। इस तरह से आते रहेंगे। फिर होंगे आपको लास्ट में 5 1, फिर आपको आएंगे 5 2, फिर आपको आएंगे 5 3, फिर आपको आएंगे 5 4,
फिर आएंगे आपको 5 5, फिर आएंगे आपको 5 6। यानी ये सब आपको क्या है, केसेस है आने की केसेस है। अगर दो डाइस को हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं। फिर आपको लास्ट में आएंगे 6 1, फिर आएंगे आपको 6 2, फिर आपको आएंगे 6 3, फिर आपको आएंगे 6 4, फिर आपको आएंगे 6 5 और लास्टली जो आपको आएंगे 6 6। इस तरह से देखिए टोटल हमारा जो पॉसिबिलिटी है वह कितना हो गया। देखिए इसमें 6, इसमें 6, यानी 6 6 6 6 6, यानी इस तरह से टोटल जो हमारा पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी जो टोटल आउटकम्स जो होंगे, टोटल आउटकम्स जो हो गए वह हो गए आपको 36। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले वाले में 6, इस तरह से है 6, तो 6 इंटू 6 यानी टोटल हो गया 36। अब हमें जो क्वेश्चंस का है वो ध्यान दीजिएगा। हमें क्वेश्चंस में बोला है कि दोनों डाइस पर ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी बताइए। तो देखते हैं ऑड नंबर, तो यहाँ पर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स ऑड नंबर, यानी आउटकम्स यानी ऑड नंबर्स। यहाँ पर हम लिखते हैं ऑड नंबर, बोथ डाइस ऑड नंबर कम्स, ऑड नंबर कम्स, ऑड नंबर कम्स। ऑड नंबर दोनों पर कितने टाइम्स आएंगे वो देखिए। वो दोनों डाइस पर ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी हमें कि उसकी पॉसिबिलिटी निकालना है। तो पहले हम देखते हैं कि ऑड बोथ डाइस पर ऑड नंबर कहाँ कहाँ आता है। तो पहला नंबर देखिए यहाँ पर आ गया 1 1 1 1 3 1 5, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। फिर इसमें देखिए, इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि दोनों डाइस पर ऑड नंबर होना चाहिए, तो 2 वाले में 2 आ गया इवन नंबर, तो यानी इसमें आपको ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी है नहीं। हाँ, इसमें आ जाएगा, तो ये होगा 3 1। ध्यान से देखिएगा, यह हमारा हो गया 3 1, यहाँ पर हमारा होगा देखिए 3 3, और फिर क्या होगा आपको 3 5 होगा। 4 में भी नहीं आएंगे, 5 में आ जाएंगे, 5 1 हो जाएंगे, 5 3 हो जाएंगे। फिर जाके दोनों डाइस पे ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी 5 5 हो गए, 6 वाले में नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप देखिए, तो इस तरह से कितने हो गए 1, देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यह हो गया 4, यह हो गया 5, या 6, या 7, या 8 और यह 9। तो यानी हमारा जो होगा, यानी हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी जो होगा वह प्रोबेबिलिटी जो होगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो फेवरेबल होगा। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी का जो होता है वह क्या होता है, तो इवेंट यानी जो आउटकम्स है फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल जो होंगे आउटकम्स वो होंगे। तो यहाँ पर देखिए यह हो गया 9 और टोटल हो गया हमारा 36, तो यानी 9/36 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 9/36 हो जाएगा। तो 9/36 इज द राइट आंसर, यानी इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दोस्तों 9th नंबर क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे 9th क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, दी रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर टू दी स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस इज। तो देखिए पहले हेमिस्फीयर के बारे में जानते हैं, हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यह मैं आपको एक हेमिस्फीयर बनाता हूँ, हेमिस्फीयर आपको मैं बनाता हूँ, पहले उस फिगर को आप देख लेंगे फिर आपको समझ में आएगा। देखिए तो हेमिस्फीयर कैसे बनाते हैं, यह मान लीजिए आपको एक मैं हेमिस्फीयर बना रहा हूं, तो हेमिस्फीयर जो है इस तरह से बनता है हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर में यह जो होगा आपको यहां से यहां देखिए यह रेडियस होता है और यह रेडियस होता है। तो हेमिस्फीयर में आपको जो है यह यहाँ पर देखिए यह होता है CSA, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया बोला है, हमें क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जो होता है वह क्या होगा दोस्तों, आपको पहले याद रखना होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस बेस एरिया, प्लस क्या होगा, बेस एरिया। तो अब आप यहाँ पर देखिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr² प्लस बेस एरिया होता है आपको πr², यानी टोटल सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का होता है वह याद रखिएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है प्लस बेस एरिया होता है। तो हेमिस्फीयर का जो CSA होता है वो 2πr² होता है और बेस एरिया जो होता है πr²। इस तरह से हमारा हो गया टोटल 3πr²। अब हमारा जो क्वेश्चंस में है वह कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर
प्लस प्लस जो है रेडियस जो है स्क्वायर का, उसका रेशियो ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो चलिए, तो यानी टी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर हम लिखते हैं टी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर अपॉन जो होगा वह क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर। साइड मतलब रेडियस जो होना चाहिए, यानी जो रेडियस साइड है वह स्क्वायर का है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आपको जो निकालना है स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो आपको पता है, देखिए एरिया ऑफ, ऐसे कह सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर साइड रेडियस होना चाहिए। साइड क्या होना चाहिए आपको, रेडियस होना चाहिए। तो रेडियस होना चाहिए, तो चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए टी एस ऑफ हेमिस्फीयर आपको निकल गया 3 पाई आर स्क्वायर, और आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड आपको क्या है, रेडियस है, तो यानी आर इंटू आर हम लिख सकते हैं। तो आर इंटू आर आपको आर स्क्वायर हो गया, ये और ये कैंसल, तो हमारा हो गया 3 पाई, नीचे में हो गया 1। तो इसका रेशियो निकालना है, तो 3 पाई रेशियो 1, यानी 3 पाई रेशियो 1 इज द राइट आंसर। तो यानी इसका जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका वह हो जाएगा आपको सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको इसके बारे में हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ साइन थीटा इक्वल टू 1, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1 है, तो अब आपको फाइंड करना है देन दी वैल्यू ऑफ, हमें जो वैल्यू फाइंड करना है 1/2 साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसे बहुत ही हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर आपको यह पता होना चाहिए कि देखिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू, पहले हम यह सोचते हैं कि 1 जो है साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो 1 जो वैल्यू होती है वह होती है साइन 90 डिग्री का। तो आपको याद रखना होगा 1 जो वैल्यू होती है वह साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इस तरह से हमारा थीटा का जो वैल्यू होगा, देखिए साइन इधर भी है, साइन इधर भी है, साइन साइन कैंसिल रखिए, तो आपको थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा वैल्यू निकालना है ये 1/2 साइन, यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर हम रख लेंगे 90/2। तो अब देखिए 1/2 साइन, अब 90 का आधा करेंगे तो होगा 45। अब आपको पता है दोस्तों 1/2 साइन 45 का वैल्यू होता है कितना, 1/√2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो होगा 1/2√2, यानी 1/2√2 इज द राइट आंसर। तो यानी इसका जो होगा 1/2√2, यानी इसका मतलब यह हो गया, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आप दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको जो गिवन है वह देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। 2 लाइन आपस में पैरेलल है, 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, 2 लाइन पैरेलल है। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज लाइन्स इज 5x - 3y = 2। द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन कैन बी, यानी एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है। देखिए हमें एक इक्वेशन 5x - 3y = 2 हमें गिवन है। अब हमें जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है -15x - 9y = 5 है, और बी जो ऑप्शन है वो देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है 15x + 9y = 5 है, ठीक है। और सी जो ऑप्शन दिया हुआ है वह 9x - 15y = 6 है, और डी जो ऑप्शन है वह देखिए आपको -15x + 9y = 5 है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है, यानी हमें ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और कहता है कि यह जो है इसमें से इसका कौन सा दूसरा होगा जो कि इसके पैरेलल होगा। तो सबसे पहला नंबर आपको कंडीशन जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, कंडीशन की पैरेलल होने की क्या शर्तें होती है। जैसे मान लीजिए आप जान लीजिए एक इक्वेशन a1x है और b1y है, और मान लीजिए आपको
सपोज आपको C1 दिया हुआ इक्वल टू 0। फिर आप देखिए दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 है। तो अब देखिए पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है। तो पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या होता है वह आपको जानना पड़ेगा। पैरेलल लाइंस की जो कंडीशन होती है वह होती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। पैरेलल लाइंस होने की कंडीशन होती है, हमें कंडीशन पहले पता होना चाहिए। पैरेलल होने की कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब आप यहां पर याद रखिएगा कि पैरेलल लाइंस जो होती है यह कंडीशन होती है। अब कहोगे कि देखिए A1 क्या होता है, तो x का कोफिशिएंट A1 होगा, दूसरे वाले x का कोफिशिएंट A2 होता है, ठीक है। उसी तरह पहले वाले जो y होंगे उसके कोफिशिएंट को B1 कहेंगे, दूसरे वाले जो कोफिशिएंट होंगे y के वो B2 होंगे, और कांस्टेंट टर्म को हम C1 C2 कहते हैं दो। तो चलिए अब देखिए हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है वह 5x माइनस 3y इक्वल टू 2 है। अब देखिए हमें जो है कंडीशन को अप्लाई करना है। सबसे पहला नंबर देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर इस बात को हमें ध्यान देना है। हमें क्या करना है, इसमें से चारों ऑप्शन को हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ इसका रेशियो, इसके साथ इसका रेशियो, इसके साथ इसका रेशियो। अगर जिसका रेशियो इसको टैली कर जाएगा वो ऑप्शन उसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें से एक ऑप्शन मान के चलिए हम डी ऑप्शन लेते हैं और डी ऑप्शन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए A1 हो गया हमारा 5, A2 यहां से लेते हैं हमारा -15 है, ओके। उसी तरह B1 हो गया -3 और यहाँ पर देखिए B2 हो गया हमारा 9। फिर देखिए C1 हमारा है 2 और C2 है हमारा 5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे जब सॉल्व करेगा ये होगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 9 जा। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा -1/3 है, यह भी हमारा -1/3 है और यह है हमारा 2/5। यानी यह जो है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1, ये देखिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यानी यह जो ऑप्शन डी है इसे फॉलो कर रहा है और सारे ऑप्शन जो है डी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह जो होगा ऑप्शंस नहीं होंगे। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, आप चेक करोगे। देखो सबसे पहला नंबर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन की पॉसिबिलिटी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, नहीं होंगे। तीसरा ऑप्शन में आप कह सकते हो कि हाँ यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, ठीक है, इस बात से हम एग्री है कि ये हो सकते हैं, लेकिन नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर 5/9 है, यहाँ पर 3/15 है। यानी इसे जब आप सभी इक्वेशन को एक साथ लेके अगर सॉल्व करोगे तो सारे में कुछ ना कुछ फॉल्ट निकलेंगे और आपको डी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल इसके लिए सही फिट हो रहा है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा। डी इज द राइट आंसर। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी एपी में 3 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर किसी एपी में दिया हुआ है और उसके सम जो है 30 है। तो व्हाट इज इट्स मिडल टर्म। देखिए कभी भी आपको जो है किसी भी एपी का सवाल होते हैं तो उसमें क्या होता है, एपी में टर्म हमें खुद मानना पड़ता है। तो हम मान लेते हैं लेट द 3 टर्म्स, लेट द 3 टर्म्स ऑफ एपी ऑफ एन एपी। मान लेते हैं कि एपी में जो 3 टर्म्स हैं वह क्या क्या है। पहला मान लेते हैं आपको a माइनस डी, दूसरा मान लेते हैं a और अगला मान लेते हैं a प्लस डी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होता होगा कि सर आपने ये क्यों माना। तो देखिए आप एक बात याद रखना, एपी में आप जानते हो कि क्या होता है डी, जैसे जैसे आप टर्म के पास जाओगे डी क्या होता है, डी जो होता है ना वह जैसे यहाँ पर a माइनस डी है, इसमें एक डी खत्म, मतलब क्या हम क्या करते हैं एक डी को डिमोरलाइज। मतलब आपको जब भी आपको मानना होगा अगर 3 टर्म्स हैं तो एपी में आप इसी तरह मानोगे, पहले टर्म को a माइनस डी मानोगे, दूसरा a होगा और तीसरा a प्लस डी होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए इन सभी का सम जो है यानी a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, यानी ये तीनों टर्म जो है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, इन सभी टर्मों का सम हमारा 30 दिया हुआ है। जब आप इसे सॉल्व करोगे यह डी प्लस में यह डी माइनस में कैंसिल होगा और यह हो जाएगा आपको 3a इक्वल टू 30।
अब आप इसे सॉल्व करोगे तो a इक्वल टू 30/3 हो जाएगा, मतलब 10। तो ये देखिए हमारे बीच वाला टर्म a है, तो इसलिए हमारा a की वैल्यू आपको 10 आ गया। तो हमें पूछा था व्हाट इज द मिडल टर्म, तो मिडल टर्म हमारा यहाँ पर a है, तो a की वैल्यू क्या आ गया आपको 10 आ गया। तो 10 इज द राइट आंसर, 10 इसका राइट आंसर होगा। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, उस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा कहता है इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC। तो चलिए हम क्या करते हैं, फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारा जो है एक ट्रायंगल ABC है, तो पहले हम ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ABC हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें हमें DE जो है वह DE पैरेलल है BC का, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और AD इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 4 cm। तो चलिए यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, यह जो हमारा AD है वह हमारा है 4 cm, यानी AD हमारा 4 cm है और AB है 9 cm, यानी यहां से AB जो है वह हमारा दिया हुआ है 9 cm। मान लीजिए AB जो है हमारा यहां से यहां तक, या यहां से लेकर यहां तक AB हमारा है 9 cm, और हमें करा AC 13.5, यानी यहां से यहां तक हमारा जो है 13.5 cm हमें दिया हुआ है, AC की लेंथ दिया हुआ है। तो कहता है देन द लेंथ ऑफ EC, देन द लेंथ ऑफ EC, यानी ये इस EC की हमें लेंथ हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों हम कैसे करेंगे, सबसे पहला नंबर आप जो है बीपीटी थ्योरम लगाइएगा। तो बीपीटी थ्योरम क्या होता है, यहां पर देखिए हमें जो दिया हुआ AD और हमें दिया हुआ AB, तो हम ले लेते हैं AD अपॉन AB ले लेते हैं। AD अपॉन AB अगर हम लेते हैं, ये AD है और यह AB है, इसको हम लेते हैं, तो उसी तरह इसमें भी लेंगे AE अपॉन AC लेंगे, AE अपॉन AC लेंगे। अब बहुत के मन में आता होगा कि सर हम तो जो है मिड पॉइंट हम जो बीपीटी थ्योरम पढ़े थे वो पढ़े थे AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। देखिए ऐसा है कि ट्रायंगल में जो रेशियो हम लेंगे इस साइड के साथ, अगर वही रेशियो उस साइड के साथ भी हम लेंगे तो हम लिख सकते हैं। मतलब अगर हमने यहाँ पर AD लिया है और यहाँ पर AB लिया है, उसी तरह हम इसमें भी करेंगे, यहाँ पर AE लिए हैं तो यहाँ पर AC लेंगे। अब इस तरह से लिख लेंगे। हमें फाइंड करना है, यहाँ पर देखिए हमें जो फाइंड करना है वह फाइंड करना है, EC फाइंड करना है। तो आप कहोगे कि सर इसमें तो EC है नहीं, क्या EC हम कैसे फाइंड करेंगे, आप ही देखो, यह हमारा टोटल AC है, यह हमारा EC निकालना है। अगर हम ये AE का लेंथ को अगर हम फाइंड कर लेते हैं, तो AE की लेंथ अगर हमें फाइंड होगा तो क्या करेंगे, इस AC में से माइनस कर लेंगे, AC में से माइनस कर लेंगे तो यह लेंथ हमें फाइंड हो जाएगा। मतलब अगर हम AE को फाइंड कर लेते हैं तो यह हमारा फाइंड हो जाएगा। कैसे, यह लेंथ जो आएगी उसे इसमें से माइनस कर देंगे तो इसी आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट है पहले AE फाइंड करने का। तो चलिए अब देखिए AD हमारा कितना दिया हुआ है 4 और AB हमारा कितना दिया हुआ है 9। AE हमारा क्या है, हमें नहीं है दिया हुआ, तो पहले AE ज्ञात करेंगे, और EC हमारा दिया हुआ है 13.5। तो अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कीजिएगा, पहले AE निकालिएगा। देखिएगा AE जो होगा वह क्या होगा, ये 13.5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 13.5 बाय नीचे में हो जाएगा 9। अब चलिए इसे सॉल्व करेंगे, तो 9 के टेबल से इसको कट कर लेते हैं। तो 9 के टेबल से इसको कट कीजिएगा तो 9 1 जा 9, यानी 1.5 आएगा। यानी AE जो होगा 4 इंटू 1.5 कीजिएगा तो होगा 6 cm आ जाएगा, यानी AE की लेंथ हमारा 6 हो गया। अब हमें फाइंड करना है EC। तो EC कैसे फाइंड कीजिएगा, तो मैंने क्या बताया, AC की जो लेंथ हुआ उसमें से आप AE को माइनस कर दीजिए, तो AC माइनस AE, AC माइनस AE कीजिएगा। AC हमारा निकल गया, AC हमारा दिया हुआ था 13.5 और AE आपने निकाला कितना 6 cm। इस दोनों को आप माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपको 7.5, यानी 7.5 हो जाएगा, यानी इसको आप माइनस कीजिएगा तो 7.5 इज द राइट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वह 13 का क्या हो जाएगा, आपको 7.5 cm हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस का साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, तो आपके लिए क्या होगा, आपको जो है साथ के साथ नोट भी करते जाइए।
तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है दोस्तों, एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। कहता है डे के दिन में, कुछ दिन के टाइम में क्या होता है, लेंथ ऑफ शेडो और लेंथ ऑफ टावर दोनों इक्वल होते हैं। तो कहता है बताइए कि किस टाइम में, यानी देन द एल्टीट्यूड एट दैट टाइम इज, वह कौन सा टाइम होगा, यानी एल्टीट्यूड किस टाइम पर वह बनाएंगे। तो देखिए आपको सबसे पहला नंबर यह मान लेते हैं, क्या है, हमारा एक टावर है, यह एक टावर है और यह उसकी शैडो है। टावर और जो है, टावर और शैडो की लेंथ जो है वह आपस में इक्वल है। तो हमारा पूछ रहा है क्या, उसकी जो है एल्टीट्यूड क्या होगी, मतलब एंगल हमें फॉर्म करनी है, यानी सॉरी उसकी लेंथ हमें फॉर्म करनी है। तो कैसे, यहां पर जो हमें ऑप्शन देखिए, एट some time of the day the length of the shadow of a tower is equal to its height, then the sun's altitude at that time is, यानी एंगल बताना है कि किस टाइम पर यह जो होगा सेम होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं हमारा ए है, यह हमारा बी है, यह हमारा सी है और यह हमारा राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब राइट एंगल फॉर्म कर रहा है क्योंकि हमारा जो है, अब यहां पर देखिए यह हाइट ऑफ टावर है, यह मान लीजिए आपको हाइट ऑफ टावर है, यह टावर की हाइट है और यह जो है यह उसकी शैडो है, यह उसकी शैडो है। तो अब आपको क्वेश्चंस में हमें क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ टावर और शैडो की जो हाइट होगी वह दोनों सेम है, यानी यह जो होगा, यानी ए बी अपॉन बी सी, यानी यहां पर जो हमारा दिया हुआ है गिवन ए बी इक्वल टू बी सी। यहां पर हम क्या करते हैं, लेट दी हाइट ऑफ टावर, लेट दी हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो है वह मान लीजिए आपको यह ए बी जो है ए बी ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब देखिए यह जो होगा यह अपॉन यह, यानी हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। तो ए बी सी में चलिएगा तो आपको क्या पता है, यह और यह, मतलब आपको यह हो गया आपको परपेंडिकुलर और यह हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, टेन में होता है। तो हम चलेंगे टेन थीटा लेके चलते हैं, टेन थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी। अब आपको पता है कि ए बी और बी सी दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों जब आपस में इक्वल है तो हम ये क्या कह सकते हैं, इसको भी ए बी और इसको भी ए बी लिख देंगे। तो ए बी कैंसिल हो गया, इस तरह से कैंसिल हो गया। तो यानी टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पर 1 हो गया। तब आप लोग बताइए कि टेन में जो 1 किसकी वैल्यू होती है, तो 45 डिग्री की वैल्यू होती है। टेन में 1 कब वैल्यू होती है, तो जब 45 डिग्री की वैल्यू होती थी, यानी थीटा की जो वैल्यू हो गई वह हमारा हो गया 45 डिग्री। तो हमें पूछा था किस एल्टीट्यूड पर दोनों की हाइट जो होगी सेम होगी, तो वह आपको होगा क्या, तो थीटा की वैल्यू आपने निकाला 45, यानी एंगल जो बनाएगा वह बनाएगा 45, यानी एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर जो हमारा एंगल यह है वह कितना बना रहा है, यानी यह जो हमारा एंगल है थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गया 45। तो यानी 45 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलिए आप क्या करिए दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है वो देखिए। इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। कहता है इस फिगर में ए बी और ए सी टेंजेंट्स ऑफ सर्कल है। इफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 42 डिग्री, ए बी सी की वैल्यू जो है 42 डिग्री है, देन द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी। अब आपको बताना है बी ए सी का जो मेजर है वह क्या हुआ, मतलब यह एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करना है बी ए सी की। तो सबसे पहला नंबर आप जानते हो, क्या जानते हो कि टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची जाती है, ड्रॉ की जाती है, तो वह हमेशा इक्वल होती है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ए बी जो होगा इक्वल टू ए सी होगा। ए बी यह है, यानी यह जो ए बी है और यह जो ए सी है वह आपस में इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। रीजन क्या लिखिएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ड्रन इक्वल, आर इक्वल। आपको रीजन में क्या लिखना है
कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ड्रन आर इक्वल, यानी यह ए बी जो है इस ए सी के इक्वल होंगे। और आपको पता है यह एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में जब अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी यह अगर 42 डिग्री है तो यह भी हमारा 42 डिग्री होंगे। रीजन में आप क्या लिखिएगा, यानी आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। रीजन में क्या लिखिएगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट साइड। यानी यहां पर जो हमारा हो गया अपोजिट एंगल जो होंगे वह इक्वल होते हैं, कब, तो अपोजिट साइड्स जब इक्वल होंगे, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट साइड्स। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो एंगल है, यानी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं कब, जब अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इसके बेसिस पर यह हमारा 42 डिग्री, यह भी हमारा 42 डिग्री, हमें निकालना है ए की वैल्यू। अब आप जानते हो, क्या जानते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इसकी जो सम होगी वह होगी क्या, 180 डिग्री एंगल होंगे। तो अब आप यहां पर देखना कि एंगल ए तो हमें निकालना है, प्लस एंगल बी हमारा 42 डिग्री है, एंगल सी भी हमारा 42 डिग्री है, इक्वल टू 180। अब इसे सॉल्व कीजिए, एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इस दोनों को आप प्लस कीजिएगा, ये होगा 84। जब आप इसे इसमें माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 96 डिग्री। तो यह जो ए एंगल है वह हो गया आपको एंगल BAC की जो मेजर हो गई वह हो गया आपको 96। तो 96 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 96 यानी इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वह होगा 96 डिग्री। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में दोस्तों अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ पैरेललोग्राम ABCD whose 3 vertices are। देखिए पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यह हमें पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आपको 4 जो वर्टिसेस दिए हुए हैं, यह हो गया A, यह हो गया B, यह हो गया C और यह हो गया हमारा D। अब चारों वर्टिसेस को हम लिखते हैं। इसमें से पहला जो वर्टिसेस है A वह है 2,-3, B जो दिया हुआ है वह है 6,7 और हमारा जो C दिया हुआ है वह C जो है वह हमें दिया हुआ है, देखिए C वह 8,3 दिया हुआ है। और हमें जो चौथा वर्टिसेस D है वह हमें फॉर्म करना है, फोर्थ वर्टिसेस यानी D। मान लेते हैं यह जो D है हमारा x, y है, यानी फोर्थ वर्टिसेस जो है हमने मान लिया क्या है हमारा x, y। तो हमें यही D की वैल्यू को फॉर्म करना है। तो आपको सबसे पहला नंबर याद होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वह क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, तो लिखेंगे पहले इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी यहाँ पर जो होंगे डायगोनल्स वह बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो होते हैं वह बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट कहाँ पे करेंगे, तो इस O पॉइंट पर। तो यहाँ पर लिखेंगे O जो है, यह देखिए O AC डायगोनल और BD डायगोनल। AC डायगोनल जो है यहाँ पर देखिए AC डायगोनल और BD डायगोनल दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर। तो O जो है वह हो गया मिड पॉइंट, इसे आप कह सकते हो मिड पॉइंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे O is the midpoint of diagonal AC। तो AC का डायगोनल हो गया, यानी AC डायगोनल का मिड पॉइंट हो गया O। तो हम पहले इसको फॉर्म कर लेते हैं। तो कैसे फॉर्म करोगे, तो आप जानते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1, यानी यहाँ पर देखिए AC में x1 ये हो गया -2,
x2 हो गया आपको 8। तो आप फॉर्मूला जानते हो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2। तो यहाँ पर हमारा जो होगा वह होगा -2, यहाँ पर देखिए +8/2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यह हो गया 6/2 यानी 3 हो गया। दूसरा उसी तरह यहाँ पर y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पर देखिए आपको y1 हो गया 3 और ये y1 3 और y2 भी 3, तो 3 + 3/2 यानी 6/2, मतलब यह भी हो गया आपको 3, यानी यह भी हो गया 3। फिर से देखिए AC डायगोनल का हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। AC का डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है आपको, x1 प्लस x2, तो -2 प्लस 8/2 यानी 8 में से 2 गया 6/2 यानी 3। फिर उसी तरह y1 प्लस y2, तो यहाँ पर हो गया 3 + 3 = 6/2 यानी 3 हो गया। अब नेक्स्ट जो है उसी तरह हम करेंगे दोस्तों। एक बार मैं वर्टिसेस फिर से देख लेता हूँ, -2,3, b है 6,7, 8,3। फिर उसी तरह हम लिखेंगे यहाँ पर O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। उसी तरह हम BD डायगोनल का हम O जो है मिड पॉइंट है तो इसका भी निकालेंगे उसी तरह हम लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2। अब यहाँ पर देखिए BD डायगोनल के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो BD का x1 हो गया क्या आपको 6 प्लस x2 क्या हो गया x/2, ये हो गया। फिर उसी तरह इसमें करेंगे y1 प्लस y2 बाई 2। अब चलिए y1 हमारा क्या हो गया 7 और y2 क्या हो गया प्लस y हो गया, तो यह हो गया। अब चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने यह निकाला है इसका जो O जो है दोनों का मिड पॉइंट है, तो यानी यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाला है और यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाले हैं वह दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि मिड पॉइंट जो है ये AC का और BD का दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यानी यहाँ पर जो हमारा इसको हम इक्वेशन यानी कह सकते हो, यह जो है इसको x वाले को कंपेयरिंग करते हैं। यहाँ पर हम करते हैं दोस्तों कंपेयरिंग। जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग में दोस्तों आपको याद रखना है यह जो x की वैल्यू आया और यहाँ पर जो यानी AC डायगोनल का जो हमने निकाला है x की वैल्यू और BD डायगोनल का जो हमने x की वैल्यू निकाला है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा क्या है 6 प्लस x/2 = यह 3 के इक्वल होगा। तो अब चलिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, ये 6 प्लस x = ये हो जाएगा 3 × 2 यानी यहाँ पर हो गया x = 6 - 6 = 0। फिर उसी तरह हम दूसरा निकालेंगे दोस्तों। दूसरा उसी तरह यह जो हमारा निकाले हैं इसको इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है देखिए 7 प्लस y/2 = यह भी हमारा आया है 3। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए 7 प्लस y = 3 × 2 = 6 हो गया, इसलिए y = हो गया 6 - 7 = -1। तो हमने जो कोऑर्डिनेट माना था x, y, तो उस वैल्यू को हम रखेंगे। x की वैल्यू आपने निकाला यहाँ पर 0 और y की वैल्यू निकाला -1, तो 0, -1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी जो है हमारा दिया हुआ 0, -1 इज राइट आंसर। तो आप दोस्तों इन क्वेश्चंस का 15 और 16 का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए हमारा क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फॉर एन इवेंट E, if probability of event E प्लस probability of not event E equal to Q, यानी हमें जो दिया हुआ है फॉर एन इवेंट E, इवेंट जो E है वह कह रहा है probability of event प्लस probability of not event, ये वार का मतलब हुआ not event equal to Q दिया हुआ है। तब हमें कहता है then the value of हमें वैल्यू जो निकालना है वह निकालना है Q² - 4, वह क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम क्या जानते हैं, सबसे पहला नंबर आपको पता है, देखिए हमें जो दिया है
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की जो वैल्यू है वो Q है। और हम क्या जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की जो वैल्यू होती है वह होती है 1। आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा कि इवेंट और नॉट इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वह 1 होती है। तो इस दोनों इक्वेशन से अगर हम कंपेयरिंग करेंगे, यह इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और यह इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देखते हैं क्या यह दोनों जो है आपस में इक्वल है। तो यानी Q जो होगा हमारा वह हो जाएगा 1, यानी Q की वैल्यू हमने यहां से कैसे निकाल लिया 1, यह हमें दिया हुआ है। और आप क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 होता है। तो Q के कंपेयरिंग करेंगे दोनों में, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, तो Q की वैल्यू 1 आ गई। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, तो हमारा देखिए QA स्क्वायर माइनस 4 है, तो यहाँ पर Q के जगह पर रख देंगे 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 हो गया, इसे आप माइनस कीजिएगा तो होगा -3। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा -3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन ए नंबर आपका राइट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर QR इज ए कॉमन टेंजेंट, यानी QR जो है कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली एट ए, यानी QR कॉमन टेंजेंट है और ए जो है इसे एक्सटर्नली टच कर रहा है इस दोनों सर्कल को, ठीक है। द टेंजेंट एट ए मीट्स, ये जो टेंजेंट ए जो मीट्स कर रहा है वह कर रहा है QR एट P पर उसको टच कर रहा है। इफ AP हमें जो दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, हमें कह रहा है इफ AP इक्वल टू, वह हमें गिवन है 4.2 cm, तो हमें फाइंड करना है देन द लेंथ ऑफ QR, यानी QR हमारा क्या होगा वह हमें बताना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर, यह एक सर्कल है। देखिए आप क्या जानते हो कि जैसे यह सर्कल है, इस सर्कल में अब आप यहाँ पर आपने यहाँ इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो आप सबसे पहला नंबर दोस्तों, आप लोगों ने क्या थ्योरम पढ़ा है, मान लीजिए यह हमारा A है और यह हमारा P है और यह हमारा R है, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा है कि टेंजेंट की लेंथ जो होती है एक्सटर्नल पॉइंट से खींची जाती है तो वह आपस में इक्वल होता है, यानी इसके आधार पर हम कह सकते हैं AP इक्वल टू PR होगा। उसी तरह देखिए यहाँ भी दूसरा हमें सर्कल है, देखिए इस तरह से हमारा दूसरा सर्कल है और इस तरह से हमारा, यहाँ देखिए दूसरे सर्कल में भी हमारा इसी तरह से दिया हुआ है, दूसरा सर्कल है और इस तरह से देखिए खींचा हुआ है। तो यानी यहाँ से जो हम ड्रॉ करेंगे, यानी ये हो गया A, उसी तरह हमारा इस तरह से दिया हुआ है और यह दूसरा है हमारा Q और ये बीच में हमारा जो है ये हो गया P। तो यानी इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि AP इक्वल टू हमारा होगा PQ, AP इक्वल टू PQ। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, क्या इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो होगा AP, ये देखिए AP इक्वल टू PR होगा। उसी तरह AP इक्वल टू हमारा क्या होगा QP होगा। क्यों, रीजन में आप क्या लिखिएगा, टेंजेंट्स आर ड्रन एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट्स जो होते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ड्रॉ करते हैं तो वह आपस में इक्वल होते थे। इसके आधार पर यह हो गया AP इक्वल टू PR, उसी तरह AP इक्वल टू PQ। अब यहाँ पर देखिए AP यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यानी PR जो होगा हमारा इसके आधार पर PR इक्वल टू हो जाएगा PQ। अब आप देखिए यहाँ पर, यानी यह दोनों की जो लेंथ है आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है। तो इसके आधार पर आप कह सकते हो AP हमारा 4.2 cm है, तो PR भी हमारा देखिए AP अगर हमारा AP हमारा क्या है 4.2 cm है, तो PR भी हमारा क्या होगा, यानी PR भी हमारा इसके आधार पर कह सकते हैं यह भी होगा 4.2 cm और PQ भी हमारा क्या हो जाएगा 4.2 cm। यानी हमें लेंथ ज्ञात करना है किसका, QR का। तो QR जो होगा वह आप QR को आप क्या लिख सकते हो, PQ प्लस PR। तो अब देखिए दोनों की जो लेंथ है वह है 4.2 cm और यह भी है हमारा 4.2 cm। तो यानी इसके आधार पर इसे आप प्लस कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपको 8.4 cm। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा,
यानी इसकी जो ऑप्शन होगी वह ऑप्शन नंबर सी जो ऑप्शन होगा वह राइट होगा। कैसे होगा वो मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये देखिए AP इक्वल टू PR, उसी तरह AP इक्वल टू PQ होगा। AP की लेंथ है 4.2 तो PR भी होगा 4.2 और QP भी होगा 4.2। हमें QR की हमें बताना है लेंथ, तो QR आप कैसे फाइंड करोगे, तो QP प्लस PR, तो QP भी है 4.2 और PR भी है 4.2। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8.4। 8.4 इज द राइट आंसर। तो आप इसको इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले ले। अब जो है आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों असर्शन रीजन होंगे, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप इस क्वेश्चंस को एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 20 असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो आपको पता होना चाहिए असर्शन रीजन में क्या होता है। असर्शन रीजन में आपको बता देना चाहता हूं क्या होता है स्टेटमेंट। अगर बोथ assertion and reason are true and the reason R is the correct explanation of the assertion, यानी अगर assertion और reason दोनों सही हो, दोनों ट्रू हो, और रीजन जो है वह एक्सप्लेनेशन अगर करता हो assertion का, तो उसके लिए ए ऑप्शन देना है। बी ऑप्शन किसको कहते हैं, बोथ assertion and reason are true बट मतलब यह दोनों आपस में ट्रू हो बट रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना करता हो, तो उसके लिए बी ऑप्शन देना है। और सी किसके लिए देते हैं, एसर्शन अगर सही हो, अगर रीजन आपका फॉल्स हो, तो उसके लिए आपको देना है सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन किसको देते हैं, अगर आपका एसर्शन फॉल्स हो और रीजन ट्रू हो, तो उसके लिए आपको डी ऑप्शन देना है। तो चलिए इसके आधार पर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया हुआ है। कहता है मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। यानी अगर आपको कहता है मान लीजिए यह एक लाइन है, यह लाइन है, मान लीजिए यह ए है और यह बी है, ठीक है। अगर इसको जो है अगर हम क्या कहते हैं, कहता है कि अगर जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द 1:1, यानी अगर मिड पॉइंट है तो उसको 1:1 में बांटेगा। ये बात बिल्कुल सही है। 1:1 का मतलब क्या होता है, इसे समझने के लिए एक मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। अगर मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ अगर मान लीजिए 5 cm है, या मान लीजिए 6 cm है, सॉरी 6 cm है। अगर उसको बीच में अगर हम बांटते हैं तो एक तरफ 3 एक तरफ 3 हो जाएगा। अगर 6 है तो 3 होगा, यानी 3/3 करेंगे तो क्या होगा, 1:1 होगा। ये बात बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखिए हमारा क्या कहता है, यानी असर्शन अभी फिलहाल सही है। अभी असर्शन आपको मिड पॉइंट जो होता है किसी भी लाइन सेगमेंट को 1:1 में बांटती है, यह जो है अभी यह असर्शन इज राइट है। अब देखिए अब अगला क्या कहता है, द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, k डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -5, 4 एंड -2, 3 इज 1:2। तो हम ऐसा करते हैं, चेक करते हैं। ये मान लीजिए आपको है -5, 4, यह हो गया -5, 4, और यह जो बी है वह हो गया -2, 3। और यहाँ पर जो एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए इस पॉइंट को P है और इसका जो दिया हुआ है वह है -3, k। कहता है क्या यह इसको 1:2 में बांटेगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अगर यह जो है सही आता है तो हम बोल देंगे सही है, नहीं आता है तो बोल देंगे गलत है। तो चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको जो है सॉरी ये 1:2 आपको चेक करना है कि वह होगा कि नहीं होगा। अगर इसका हम रेशियो निकालते हैं तो वह 1:2 होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो यह भी सही होगा, लेकिन नहीं होगा तो हम बोल देंगे गलत है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि इस लाइन को जो बांट रहा है वह k:1 में बांट रहा है। किस में मान रहा है, मान लेते हैं लेट P जो है, P इज द पॉइंट, यानी P जो बांट रही है, P डिवाइड्स A एंड B, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं k:1 में डिवाइड कर रही है A और B कोऑर्डिनेट को, A और B कोऑर्डिनेट को वह k:1 में बांट रही है। तो अब चलिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, क्या करते हैं सेक्शन फॉर्मूला में, अगर हम यहाँ पर ये k:1 लिए हैं तो यानी पहले इसको इसके साथ इंटू करेंगे, तो यानी हमारा होगा k इंटू -2 होगा। क्योंकि रेशियो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि पहले रेशियो को दूसरे x के साथ
और दूसरे रेशियो को पहले x के साथ हम इनटू करते हैं। तो देखिए पहला रेशियो k है और दूसरा x जो है 2 है, तो यानी k इंटू -2 करेंगे। दूसरा रेशियो लेते हैं तो पहला x1 लेंगे, तो यहाँ पर चलिए आप करेंगे तो ये होगा 1 इंटू -5 होगा। अपॉन नीचे में क्या होता है, दोनों रेशियो का प्लस होता है, दोनों रेशियो को प्लस करते हैं और इसका देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा, -3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर -3 ले लेते हैं, इससे हमें रेशियो निकल जाएगा। तो रेशियो निकालते हैं, चलिए इस दोनों को इंटू करेंगे होगा -2 के, इसको इंटू करेंगे ये होगा -5 होगा, और नीचे में हमारा है k + 1 = -3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ये इसके साथ इंटू होगा, देखिए ये -2k -5 = ये इसके साथ इंटू कीजिएगा तो होगा -3k, और ये प्लस है इधर हो गया -3। अब इसे सॉल्व करते ये देखिए -2k, ये माइनस है इधर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर देखिए -3, ये माइनस है उधर जाके हो जाएगा प्लस। इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया k और यहाँ पर हो गया 2, यानी यहाँ पर जो k की वैल्यू आ गई हमारा 2 आ गया, और आपने लिया था यहाँ पर तो ये हो गया हमारा क्या, 2:1 हुआ। तो 2:1 यानी हमने जो रेशियो निकाला वह हमारा आया 2:1, बट यहाँ पर हमारा करा है 1:2, तो यानी यह हो गया गलत। तो यानी आपको क्या हो गया, असर्शन इज राइट बट रीजन इज फॉल्स। तो यानी इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, जब अगर आपको मैंने बताया था कि असर्शन अगर आपका ट्रू हो और आपको रीजन फॉल्स हो तो आपको इसके लिए कौन सा ऑप्शन देना है, तो ऑप्शन सी होगा। तो यानी इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं हमारा आंसर होगा सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द circumference of a circle is 176 centimeter then its radius is 28 cm। तो चलिए सबसे पहला नंबर असर्शन को हम जानते हैं, क्या जानते हैं, असर्शन को हम सॉल्व करते हैं। असर्शन को हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, क्या पता है कि क्या होता है कि आपको जो है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr होता है। तो इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस हमारा दिया हुआ है 176 और यहाँ पर 2πr है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और r हमको फाइंड करना है। अब चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 176, ये 7 ऊपर आ जाएगा और ये 2 × 22 हो जाएगा, = हो गया r। इसे कट कर लीजिए, ये होगा 8 बार में और इसको फिर कर लीजिएगा 4, तो हमारा जो रेडियस हो गया वह हो गया 28 cm, यानी रेडियस हमारा हो गया 28 cm। यानी यहाँ पर रेडियस बोला था क्या, अगर सरकमफ्रेंस 176 है तो उसका रेडियस होगा 28, तो 28 यानी असर्शन इज ट्रू एंड सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2π रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये भी सही है। और यह इसका एक्सप्लेनेशन कर रही है कि हम सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr होती है, तो यानी रीजन जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन कर रही है। तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा, ऑप्शन ए जो होगा आपको इसके लिए सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, ट्रू है दोनों, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो इसके आधार पर इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वह राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप जो है इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें, और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को जितना हो सके आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, और हो सके इस वीडियो को जितना आप शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरह मैं प्री बोर्ड में आने वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप तक मैं पहुंचा सकूं। थैंक यू दोस्तों।